हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं संत शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हां, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में हैं दोस्तों, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों 100 प्लस यानी 110 क्वेश्चंस जो मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं दोस्तों, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिनको कहा जाता है, या एमसीक्यू क्वेश्चन आप समझते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में चर्चा होगी, उनके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समावेश इस वीडियो में किया गया है दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे फ्रेंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द वर्ड ट्रांसलेशन इज डिराइव्ड फ्राम व्हिच लैंग्वेज। जी हाँ, ये शब्द जो ट्रांसलेशन शब्द है, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है, किस लैंग्वेज से आता है, किस भाषा से आता है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, लैटिन भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? लैटिन भाषा। जो आपका करेक्ट आंसर है उसी पर फोकस करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू टेक्स्ट इन एन अदर लैंग्वेज इज नोन एज। यानी जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, यानी जो बदलने का, यानी ओरिजिनल जो एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट, यानी जो मूल या जो स्रोत टेक्स्ट हैं, पार्ट हैं, उनका जो प्रोसेस है बदलने का, यानी दूसरे टेक्स्ट में इनटू टेक्स्ट इन एन अदर, यानी दूसरे टेक्स्ट में दूसरे पार्ट में बदलने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरे लैंग्वेज में उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? एटमोलॉजी, फोनेटिक्स या ट्रांसलेशन या लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग जानते हैं एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है दोस्तों, द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज इज नोन एज। यानी सेम लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना, वही भाषा में ट्रांसलेशन करना, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इंटरलिंगुअल या इंटर एलिंगुअल या इंटरसीमेटिक या ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पर आपका इंटर एलिंगुअल कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसलेशन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इज कॉल्ड। एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इंटरलिंगुअल। क्या कहा जाता है दोस्तों? इंटरलिंगुअल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया कि द कन्वर्सन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर इज कॉल्ड। यानी एक स्क्रिप्ट से दूसरे में, दूसरी स्क्रिप्ट में चेंज करने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं ट्रांसलिट्रेशन। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांसलिट्रेशन। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी ऑफ साइन एंड साइन सिस्टम इन लैंग्वेज इज नोन एज। यानी साइन और साइन सिस्टम को, इसके अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं, भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, सीमियोटिक्स कहते हैं, सीमियोटिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्पेयर व्हाट इज द गाइड टू सोशल रियलिटी। यानी एडवर्ड स्पेयर के अनुसार व्हाट इज द गाइड टू सोशल रियलिटी, यानी क्या चीज़ है जो सामाजिक वास्तविकता का प्रदर्शक है या गाइड है, वो क्या चीज़ है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट हो जाएगा, सी यानी लैंग्वेज। भाषा जो है वो सामाजिक वास्तविकता का एक गाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इन ट्रांसलेशन इज बीइंग फेथफुल एंड एक्यूरेट टू द एसएल टेक्स्ट। जी हाँ, ट्रांसलेशन में क्या चीज़ फेथफुल और एक्यूरेट यानी एकदम करेक्ट होता है इन टू द एसएल टेक्स्ट, यानी एसएल टेक्स्ट में ट्रांसलेशन में क्या चीज़ फेथफुल यानी वफादार कह सकते हैं, एक्यूरेट एकदम करेक्ट होता है, क्या चीज़ होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा,
बी वाला क्या चीज़ कहते हैं, उसको फिडिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिडिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांसलेशन हिस्ट्री लेक ऑफ फिडिलिटी टू द टेक्स्ट इन एसएल कैन बी डिफाइंड अस, यानी ट्रांसलेशन के अध्ययन में जो ट्रांसलेशन में हिस्ट्री ऑफ लैक ऑफ फिडिलिटी यानी फिडिलिटी की कमी का जो अध्ययन है टू द टेक्स्ट पार्ट में इन एसएल कैन बी यानी एसएल पार्ट में वो क्या हो सकता है, कैसे उसको डिफाइंड किया जा सकता है दोस्तों। तो उसको उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डिस्टॉर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ट्रेडिशनली व्हाट वाज कंसीडर्ड इन्फीरियर टू द आथर, यानी पारंपरिक रूप से क्या चीज़ कंसीडर्ड इन्फीरियर टू द आथर, यानी आथर से इन्फीरियर जिसको कंसीडर विचार किया जाता है, सोचा समझा जाता है या जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, ट्रांसलेटर यानी जो अनुवादक होता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट जैकबसन डिक्लेयर्स दैट एवरी पोएटिक आर्ट टेक्निकली इज, यानी क्या चीज़ जो है, जो मतलब जैकबसन डिक्लेयर करते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, दैट एवरी पोएटिक आर्ट यानी प्रत्येक काव्यात्मक कला क्या होती है, टेक्निकली यानी तकनीकी रूप से क्या होती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, अनट्रांसलेटेबल यानी अनुवाद योग्य नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप हुच लिटरेरी वर्क यानी किस लिटरेरी वर्क में, लिटरेरी मतलब साहित्यिक रचना में, ट्रांसलेशन इज अ कॉम्प्लेक्स वर्क यानी जटिल कार्य होता है, रेदर देन अस अ टेक्स्ट यानी पाठ की तुलना में ट्रांसलेशन जटिल काम होता है, कठिन काम होता है, किस में दोस्तों? तो पोयम में, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा या प्रोज में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा सी वाला, ड्रामा अर्थात नाटक या प्ले जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट शोज ये दिखाता है दैट द ड्रामेटिक टेक्स्ट इज इनसेपरेबल फ्रॉम परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस से इनसेपरेबल है यानी उसको सेपरेट नहीं किया जाता। ये दिखाता है कि ड्रामेटिक टेक्स्ट जो नाटकीय पाठ है वो परफॉर्मेंस से अलग नहीं किया जा सकता। वो क्या चीज़ है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए वाला, यूवर्स शिफ्ट कहते हैं दोस्तों, यूवर्स फ्लड लिखा हुआ है दोस्तों, यूवर्स फ्लड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट कैन बी इधर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशन, यानी ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ट्रांसलेशन हो सकता है, कौन सा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मेडुअल ट्रांसलेशन यानी मध्यम काल का ट्रांसलेशन जो है, मेडुअल ट्रांसलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ट्रांसलेटिंग एन ऑथर वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज, यानी ये ट्रांसलेटिंग अनुवाद है क्या चीज़ का, एन ऑथर एक लेखक का, वर्ड बाय वर्ड यानी शब्द टू शब्द एंड लाइन बाय लाइन और लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, एक भाषा से दूसरी भाषा में। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इमेज ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? इमेज ट्रांसलेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलिंगुअल ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन अस, यानी इंटरलिंगुअल जो ट्रांसलेशन होता है उसको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रीवर्डिंग या ट्रांसमिटेशन या रिटेनिंग या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ इसको कहते हैं रीवर्डिंग, जी हाँ रीवर्डिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी, जी हाँ अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी 17 नंबर, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन हैज डिस्टिंग्विश्ड बाई रोमन जैकबसन, यानी रोमन जैकबसन के द्वारा कितने प्रकार के ट्रांसलेशन बताए गए हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी वाला, यानी 3 टाइप्स के ट्रांसलेशन रोमन जैकबसन के द्वारा बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज मोनिन इज द
थ्योरिस्ट यानी किस भाषा के आप कह सकते हैं कि थ्योरिस्ट थे वो, जॉर्ज मोनिन जो थे वो, तो यहाँ पर आपका बी नंबर करेक्ट है, यानी फ्रेंच के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, इन फ्रेंच लैंग्वेज यानी इन फ्रेंच लैंग्वेज ओनी एंड एसआई आर टू यूजेस फॉर द वर्ड, यानी ओनी और एसआई का प्रयोग फ्रेंच भाषा में दो शब्दों का यूज किया जाता है किस शब्द के लिए? तो यहाँ पर कौन से शब्द के लिए किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एस। एस कहने के लिए फ्रेंच में ओनी या एसआई यानी सी का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चरल ऑफ द टेबल इज नोन अस, यानी द वे ऑफ ट्रांसलेटिंग जो ट्रांसलेशन का तरीका है सोशल और कल्चरल सामाजिक या सांस्कृतिक वास्तविकता का ऑफ द सोर्स टेक्स्ट यानी स्रोत पाठ का टू दैट ऑफ द कल्चर यानी कल्चर का संस्कृत का ऑफ द टेबल इज नोन अस, यानी इसको जानते हैं किस तरीके से? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला, एडाप्टेशन। जी हाँ, एडाप्टेशन के नाम से उसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर द ट्रांसलेटर यूजेस द वर्ड और फ्रेज ऑफ द ओरिजिनल यूजुअली इन इटैलिक, यानी जहाँ पर क्या करता है ट्रांसलेटर यूजर प्रयोग करता है द वर्ड और यानी शब्द या फ्रेज वर्ड या फ्रेज को ऑफ द ओरिजिनल यानी ओरिजिनल के मूल के यूजुअली इज इटैलिक्स यानी इटैलिक में, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वो किस तरह से होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, बारोइंग। जी हाँ, क्या होगा दोस्तों? बारोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच द ट्रांसलेशन एंड एक्सप्रेशन इज रेंडर्ड वर्ड फॉरवर्ड, जी हाँ, किसमें जो है ट्रांसलेशन एक एक्सप्रेशन है एंड एक्सप्रेशन इज रेंडर्ड वर्ड फॉरवर्ड, यानी शब्द टू शब्द क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं काल्क। क्या कहते हैं दोस्तों? काल्क, यानी डी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द ट्रांसलेशन एड्स एलिमेंट टू द टारगेट टेक्स्ट, यानी जहाँ पर ट्रांसलेटर क्या करता है दोस्तों? अनुवादक जो है एड करता है, जोड़ता है एलिमेंट्स तत्वों को टू द टारगेट टेक्स्ट, यानी जो लक्ष्य भाषा लक्ष्य पाठ होता है, टू मेक अप फॉर दियर एब्सेंस, यानी उसकी अनुपस्थिति को मेक करने प्रेजेंट करने के लिए बनाने के लिए इन द टारगेट लैंग्वेज यानी लक्ष्य भाषा में। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर कहाँ पर ये सब होता है? तो ये होता है दोस्तों सी वाला, कंपनसेशन में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ वर्ड ऑफ द सोर्स टेक्स्ट इज रिप्लेस्ड इन द टारगेट टेक्स्ट बाय अ होल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कॉल्ड, यानी जब वर्ड ऑफ द सोर्स टेक्स्ट यानी सोर्स टेक्स्ट के जो स्रोत टेक्स्ट होते हैं, पाठ होते हैं, उसके वर्ड शब्द जो है रिप्लेस किए जाते हैं इन द टारगेट टेक्स्ट यानी लक्ष्य भाषा लक्ष्य पाठ पर बाय अ होल ग्रुप, यानी एक पूरे समूह के द्वारा, ऑफ वर्ड्स यानी वो शब्दों के समूह के द्वारा, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पैराफ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराफ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसलेशन दैट प्रोवाइड्स मैसेज ऑफ द एसल टेक्स्ट इन द टारगेट, यानी यहाँ पर भरना है कौन सा शब्द भरा जाएगा। अच्छा ट्रांसलेशन क्या है? इज अ ट्रांसलेशन एक अनुवाद है, दैट प्रोवाइड्स किस तरह का मैसेज दोस्तों प्रोवाइड करता है? अपोजिट, इरेबलेंट या इक्विवेलेंट या रॉन्ग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, इक्विवेलेंट, यानी समतुल्य मैसेज जो है ऑफ द एसल टेक्स्ट यानी एसल टेक्स्ट का इन द टारगेट यानी लक्ष्य लैंग्वेज में प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबी इज अ ट्रांसलेशन, इसका लेबी जो है वो कहाँ का दोस्तों अनुवादिक विद्वान है?
यानी अनुवाद का विद्वान है, ट्रांसलेशन स्कॉलर है, चेक का, जर्मन का, ऑस्ट्रेलियन या फ्रेंच का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है, चेक का दोस्तों। कहाँ का? चेक का, यानी चेक गणराज्य जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू बेडबीन एंड कैलियो। यानी बेडबीन ये किसी विद्वान का नाम है, एंड कैलो इनके, या बेडबीन या कैलो के अनुसार जो है कितने तरह के ट्रांसलेशन होते हैं। तो कितने तरह के ट्रांसलेशन होते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यहाँ पर 4 टाइप के। इनके अनुसार दोस्तों 4 टाइप के ट्रांसलेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉब्लम ऑफ इक्विवेलेंस अराइजेज प्रीमरली इन नॉट ट्रांसलेशन। यानी जो इक्विवेलेंस यानी समतुल्यता का जो प्रॉब्लम है, समस्या जो है वो उत्पन्न होती है मुख्य रूप से किस चीज़ को ट्रांसलेट करने में, अनुवाद करने में दोस्तों? पोएम, फिक्शन या प्लेज या इडियम्स को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 28 में करेक्ट हो जाएगा, इडियम्स यानी जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अनदर काज ऑफ लॉस इन ट्रांसलेशन। इट इज़ अनदर काज ऑफ लॉस इन ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन में हानि का जो एक दूसरा कारण है वो क्या है दोस्तों? लॉस है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा बी वाला, अनट्रांसलेटेबिलिटी। जी हाँ, अनट्रांसलेटेबिलिटी, ये आपका बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज सिंस एजेज। यानी कई वर्षों से, तमाम एज से, क्या चीज़ है जो तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है? इनमें से कौन सी रचना के बारे में दिया जा रहा है? तो कौन सी रचना है दोस्तों, कौन सी पुस्तक है जिसको कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सका है, मतलब जा चुका है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बाइबिल। जी हाँ, बाइबिल को कई भाषाओं में अनुवाद उसका किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किया जा चुका है मतलब हु। अगला क्वेश्चन है, हु डिस्टिंग्विश ट्रांसलेशन इनटू अ प्रोसेस एंड अ प्रोडक्ट। यानी कौन है जो ट्रांसलेशन को क्या करता है? प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, यानी प्रक्रिया और उत्पाद में दर्शाता है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कौन सा व्यक्ति है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एब्रेक्ट न्यूबर्ट। कौन? एब्रेक्ट न्यूबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू टेस्टामेंट वाज रिटन इन। न्यू टेस्टामेंट दोस्तों आप जानते हैं बहुत फेमस रचना है, ये धार्मिक ग्रंथ है ईसाइयों के लिए। तो न्यू टेस्टामेंट जो है वो किस भाषा में लिखा गया है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ये लैटिन भाषा में लिखा गया है, तो बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो टू लैंग्वेज आर एवर सफिशिएंटली सिमिलर टू बी कंसिडर्ड अस रिप्रेजेंटिंग द सोशरिटी। यानी यहाँ कोई शब्द भरना है आपको। तो नो टू लैंग्वेज यानी 2 भाषाएं नहीं होती, आर एवर सफिशिएंटली यानी हमेशा वो पर्याप्त नहीं होती हैं, सिमिलर एक ही समान रूप से, टू बी कंसीडर्ड जिसको समझा जाता है, अस रिप्रेजेंटिंग यानी प्रस्तुत करने में, द किस तरह का, सोशरिटी किस तरह की सामाजिक वास्तविकता दोस्तों? डिफरेंट, सेम या कंट्रास्ट या डाइवर्जेंट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सेम, यानी एक ही तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आइडिया में बी ट्रेस्ड बैक टू द 17th सेंचुरी। यानी कौन सा विचार जो है वो 17th सेंचुरी से लिया जा सकता है या लिया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा बी वाला, यानी मशीन ट्रांसलेशन। कौन सा दोस्तों? बी वाला है, मशीन ट्रांसलेशन, यानी मशीनरी अनुवाद जो है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीन ट्रांसलेशन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 35 जो है, मशीन ट्रांसलेशन कैन यूज अ मेथड बेस्ड ऑन व्हिच इंट्रीज। जी हाँ, मशीन ट्रांसलेशन यानी मशीनरी जो अनुवाद है वो कैन यूज, इसका प्रयोग किया जा सकता है, मेथड बेस्ड एक मेथड के आधार पर, ऑन व्हिच इंट्रीज किन चीज़ की प्रविष्टियों में। तो यहाँ पर आपको दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए वाला, डिक्शनरी में दोस्तों, डिक्शनरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसलेशन इंक्रीज कंसीडरेबली इन फ्रांस बिटवीन
1625 से 1660 तक, यानी किस प्रकार का ट्रांसलेशन जो है जिसकी वृद्धि हुई प्रमुख रूप से इन फ्रांस, यानी फ्रांस में 1625 और 1660 के बीच में, किस तरह के ट्रांसलेशन का। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा क्लासिक, यानी सी वाला, क्लासिक्स का यानी शास्त्रीय कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 37 है। फॉर व्हाट द 17th सेंचुरी राइटर टर्न्ड टू एंसन मास्टर्स, यानी किसके लिए दोस्तों जो 17वीं शताब्दी के राइटर हैं, लेखक हैं, वो मुड़ते हैं जो प्राचीन विद्वान हैं उनकी तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, इमिटेशन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट एज ऑफ फ्रेंच क्लासिसिज्म वाज बेस्ड ऑन द, यानी जो फ्रेंच क्लासिसिज्म है, फ्रांस का जो शास्त्रीयवाद है, वो किस पर आधारित है, किस पर आधारित है। तो शेक्सपियरियन यूनाइटीज या ग्रीक यूनाइटीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अरिस्टोटलियन यूनाइटीज, यानी अरस्तु की एकता पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, फॉर्मल इक्विवेलेंस इज आल्सो कॉल्ड, यानी फॉर्मल इक्विवेलेंस जो है, समतुल्यता जो है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस मतलब उसको और भी क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ग्लॉस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जॉन डेनहम जो है, सर जॉन डेनहम थ्योरी जो है, आप ट्रांसलेशन अनुवाद की जो सर जॉन डेनहम थ्योरी है, इज एक्सप्रेस्ड इन हिज पोएम, यानी अपने पोएम में क्या एक्सप्रेस करती है दोस्तों, क्या दिखाती है, किसको एक्सप्रेस करती है दोस्तों। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, टू सर रिचर्ड फ्रांसेओ। जी हाँ, टू सर रिचर्ड फ्रांसेओ, यानी सर रिचर्ड फ्रांसेओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ट्रांसलेशन ऑफ पास्टर फिडो वाज रिटन, यानी पास्टर फिडो जो है, इसका ट्रांसलेशन कब लिखा गया दोस्तों। तो इसका ट्रांसलेशन लिखा गया 1648, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1648 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हिच ईयर द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी वाज रिटन, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ थ्योरी का जो ट्रांसलेटेड वर्जन था, यानी अनुवादिक वर्जन जो था, वो कब लिखा गया दोस्तों। तो ये कब लिखा गया, ये आपका लिखा गया दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन में, ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही है, 1656, यानी 1656 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 में, द टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय होम, यानी जो टर्म ट्रांसलेशन स्टडीज यानी अनुवादिक अध्ययन, जो अनुवाद का अध्ययन था, पहली बार आगे किसके द्वारा लाया गया। तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स होल्म्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनहम थ्योरी अर्ग्स फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन, यानी एक ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट जो है उसकी मतलब ये उसको अर्ग करती है। तो डेनहम थ्योरी जो है, दैट सी ट्रांसलेटर, जो दिखाती है कि ट्रांसलेटर एंड अनुवादक जो है, एंड द ओरिजिनल राइटर अस, यानी जो मूल राइटर उसके होते हैं और ट्रांसलेटर जो उसका होता है, वो किस तरह से होते हैं दोस्तों आपस में। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही होगा, इक्वल्स, यानी बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू डेनहम, यानी डेनहम के अनुसार क्या चीज़ दोस्तों, इज़ द ड्यूटी ऑफ अ ट्रांसलेटर टू एक्सट्रैक्ट एंड रिप्रोड्यूस, यानी एक्सट्रैक्ट करने में, लाने में, या रिप्रोड्यूस करने में, उसको उत्पन्न करने में डेनहम थ्योरी के अनुसार, यानी डेनहम के अनुसार दोस्तों ट्रांसलेटर की क्या ड्यूटी होती है, यानी ट्रांसलेटर का, अनुवादक का कर्तव्य क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ आपका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका रिक्रिएट, यानी पुनर्निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मुकारोवर्की
अ टेक्स्ट शुड बी, यानी एक पाठ हो, मुकारो वर्की के अनुसार एक पाठ होना चाहिए। किस तरह का दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही है बी वाला, ऑटोनोमस एंड कम्युनिकेटिव, ऑटोनोमस और कम्युनिकेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस एंड गेन आर अ पार्ट ऑफ व्हिच प्रोसेस, यानी लॉस और गेन जो है, लाभ हानि जो है, यानी हानि लाभ जो है, वो किस प्रोसेस का, किस प्रक्रिया का पार्ट है, भाग है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा डी वाला, ट्रांसलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज स्टेनर रोट, यानी जॉर्ज स्टेनर ने क्या लिखा दोस्तों, क्या लिखा है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आफ्टर बेबल। क्या लिखा? आफ्टर बेबल लिखा, बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वन ऑफ द स्टेप फार्मुलेटेड बाय ड्राइडन इन टैकलिंग प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम्स जो थी, उसकी समस्या जो थी, उसको टैकल करने के लिए दोस्तों, या उसका समाधान सुलझाने के लिए ड्राइडन के द्वारा, ड्राइडन एक राइटर का नाम है दोस्तों, अंग्रेजी के बहुत बड़े राइटर हैं, उनके अनुसार, उनके द्वारा इट इज़ वन ऑफ द स्टेप फार्मुलेटेड, एक कदम जो है उनके द्वारा बढ़ाया गया, आगे उनके द्वारा एक कदम आगे किया गया। तो वो क्या चीज़ है दोस्तों, कौन सा कदम उठाया गया? तो इमिटेशन है या डिपिक्शन है? तो यहाँ पर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन जानिए दोस्तों क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन आपका है इमिटेशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रिप्रेजेंट्स सम चार्जेज अक्यूरिंग इन अ ट्रांसलेशन प्रोसेस, यानी ट्रांसलेशन की प्रक्रिया में कुछ आरोप जो है उभर के आते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज़ को, इसका प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्या चीज़ है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों शिफ्ट, इसको क्या कहते हैं? शिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरीली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशन, यानी मुख्य रूप से ट्रांसलेशन के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। तो मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 4 टाइप्स के ट्रांसलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क इज नोन एज, यानी लिटरेरी साहित्यिक रचनाओं का ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद जो है, किस तरह से उसको जाना जाता है दोस्तों, उसका क्या नाम होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? लिटरेरी ट्रांसलेशन, यानी साहित्यिक अनुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक अनुवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ट्रांसलेट एनीथिंग, यानी जब हम किसी चीज़ का ट्रांसलेट करते हैं फॉर प्रोफेशनल पर्पज़, यानी व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, इट इज़ नोन एज, तो उसको किस तरह से जानते हैं दोस्तों, किस तरह से वो जाना जाता है? तो उसको प्रोफेशनल ट्रांसलेशन की तरह जानते हैं, यानी व्यावसायिक अनुवाद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 8 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 8वीं अनुसूची जो है उसके अनुसार, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, हाउ मेनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, यानी कितनी भाषाओं को भारत में मान्यता दी गई है, उनकी पहचान की गई है दोस्तों। तो यहाँ पर 22 है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने रहिए। 22 भाषाओं को संविधान के अनुसार मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है, द फर्स्ट राइटर ऑफ इंडियन, यानी भारत का जो प्रथम राइटर था वो किस तरह का था दोस्तों, कौन, किस तरह के थे वो दोस्तों? तो किस तरह के थे? ट्रांसलेटर थे, अनुवादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास शकुंतला वाज रिटन इन संस्कृत एंड, कालिदास, महाकवि कालिदास का नाम जानते हैं दोस्तों, संस्कृत के बहुत बड़े राइटर थे। तो संस्कृत में भी उनकी शकुंतला, जो उनकी रचना है शकुंतला, उसको संस्कृत में लिखा गया, और किस में लिखा गया दोस्तों? तो और किस में लिखा गया? तो ये यहाँ पर आपका प्राकृत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्राकृत में भी शकुंतला लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, ट्रांसलेशन स्टडीज हेल्प अस फाइट अगेंस्ट, यानी ट्रांसलेशन का अध्ययन जो है वो सहायता करता है हमारी किसमें? फाइट अगेंस्ट, यानी किसके विरुद्ध? फाइट या संघर्ष करने में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलोनियल प्रीजुडिक्स, यानी औपनिवेशिक जो पूर्वाग्रह है उसके विपरीत, मतलब उसके विरुद्ध जो है मदद करता है अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी डू टेक्निकल कंटेंट ट्रांसलेशंस, यानी जब हम टेक्निकल कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं फॉर कंपनीज, यानी कंपनी के लिए, इट इज़ नोन एज, तो इसको किस तरह से जानते हैं दोस्तों? इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है दोस्तों
टेक्निकल ट्रांसलेशन यानी तकनीकी अनुवाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डू टेक्निकल ट्रांसलेशन यानी टेक्निकल ट्रांसलेशन करने के दौरान या करने के क्रम में द ट्रांसलेशन मस्ट हैव, ट्रांसलेशन के पास ट्रांसलेटर यही समझ लीजिए, या ट्रांसलेशन में क्या चीज़ होना चाहिए दोस्तों, यहाँ यंत्रों का नाम दिया गया है। तो क्या चीज़ होना चाहिए, तो थ्रो नॉलेज यानी पूर्ण ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर, माउस और इंटरनेट के बिना भी अनुवाद हो सकता है, लेकिन पूर्णतया ज्ञान के बिना दोस्तों अनुवाद नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, द कंटेंट ऑफ अ टेक्निकल ट्रांसलेशन इज़ वेरी, जो टेक्निकल ट्रांसलेशन तकनीकी अनुवाद का कंटेंट होता है वो बहुत ही क्या होता है दोस्तों, बहुत ही क्या होता है, तो बहुत ही वो क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल होता है, जटिल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसलेशन यूज्ड फॉर पेपर्स एंड मैनेजमेंट यानी पेपर और मैनेजमेंट के लिए, कागज़ पेपर या मैनेजमेंट व्यवस्था के लिए जो टेक्स्ट हैं, पाठ जो हैं, उनका अनुवाद करने को इट इज़ नोन एज, किस तरह से उसको जानते हैं दोस्तों, किस तरह से जाना जाता है, तो जाना जाता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन या प्रशासनिक अनुवाद जिसको आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसलेशन में बी थॉट ऑफ अ सबसेट ऑफ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसलेशन किस तरह के थॉट्स का सबसेट हो सकता है किस चीज़ का दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी यानी व्यावसायिक अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न, जी हाँ, ये आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है दोस्तों उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट के क्वेश्चन हो गए। अब पहला चैप्टर जो आपका है, पहला चैप्टर आपका इसमें जो दिया गया है आपके बुक में, यानी थर्ड यूनिट में आपका जो फिक्शन शुरू होता है वहीं से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है आगे का क्वेश्चन। तो टैगोर साहब के बारे में क्वेश्चन है कि व्हेयर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर बॉर्न, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो है वो कहाँ पर पैदा हुए थे, तो सारे लोग दोस्तों इसको जानते हैं, नहीं जानते तो बताए दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज टैगोर बॉर्न, टैगोर साहब की मतलब उनका जन्म कब हुआ था, तो 1861 यानी 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडिटेड बाय टैगोर, इसमें से कौन सा जो है टैगोर के द्वारा एडिट किया गया है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा भारती, क्या दोस्तों, भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज, टैगोर साहब को नोबेल प्राइज कब दिया गया, जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले टैगोर साहब को यानी भारत के जो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे टैगोर साहब ही थे, और सबसे पहले साहित्य में उन्हीं को नोबेल दिया गया था। तो ये कब दिया गया था, तो सारे लोग जानते होंगे दोस्तों, नहीं जानते तो 1913 यानी 1913 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हिच बुक वाज टैगोर अवार्डेड द नोबेल प्राइज, किस किताब के लिए दोस्तों टैगोर साहब को नोबेल प्राइज दिया गया, तो ये आपका गीतांजलि है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इनवाइटेड टू ज्वाइन शांति निकेतन, यानी शांति निकेतन में ज्वाइन करने के लिए किसको इनवाइट किया गया था, किसको बुलाया गया था, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C.F. एंड्रयूज को, C.F. एंड्रयूज को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर ऑफ टैगोर बिकम अ नॉवेलिस्ट, यानी नीचे जो कई लोगों का नाम दिया है तो उनमें से कौन सी नीचे वाली कौन सी बहनों, मतलब बहनों में से कौन सी बहन उनकी टैगोर साहब की बिकम अ नॉवलिस्ट यानी एक नॉवलिस्ट हुई, एक उपन्यासकार हुई, कौन सी दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है, स्वर्ण कुमारी, जी हाँ, स्वर्ण कुमारी या स्वर्ण कुमारी ये कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिफर टू अस द बार्ड ऑफ बंगाल, यानी बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से किसको जानते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी वाला, रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट लिरिसिस्ट टू विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यानी पहला गीतकार कौन था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया साहित्य में, तो यहाँ पर
आपका करेक्ट होगा दोस्तों। जाहिर सी बात है, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को साहित्य में सबसे पहले दिया गया था। वो गीतकार भी थे और राइटर भी थे, संत भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। टैगोर वाज बॉर्न एट व्हिच प्लेस? किस जगह पर टैगोर साहब का जन्म हुआ था दोस्तों? तो बंगाल में हुआ था, लेकिन बंगाल के किस जगह पे हुआ था ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कोलकाता में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर्स मदर्स नेम? जी हाँ, टैगोर साहब की माता जी का क्या नाम था दोस्तों? चार ऑप्शन, तो चारों में से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, शारदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच एज टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएम? किस एज में दोस्तों, यानी किस उम्र में टैगोर साहब ने पोएम की राइटिंग्स जो है, उसकी रचना जो है लिखना शुरू कर दिया था, कविता लिखना? तो इन्होंने 16 वर्ष की उम्र में ऐसा काम शुरू कर दिया था, कविता लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1775। एट व्हिच एज टैगोर रिलीज्ड हिज फर्स्ट पोएम? यानी किस एज में टैगोर साहब ने अपनी पहली पोएम रिलीज की, अपनी पहली मतलब कविता जो है उसको रिलीज किया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका डी नंबर करेक्ट है, डी नंबर ऑप्शन, यानी 16 ईयर्स में। लेकिन जो यहाँ पर था दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन था, इसमें आपका जो ये करेक्ट है कि कब किस एज में लिखना शुरू किया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, यानी ए सही है, यानी 8 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टैगोर्स स्यूडोनिम? यानी टैगोर का स्यूडोनिम, यानी आप कह सकते हैं कि और नाम से, किस नाम से उसको जानते थे? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भामू सिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज टैगोर्स फादर्स नेम? टैगोर के पिताजी का क्या नाम था? तो टैगोर के पिताजी का नाम था दोस्तों देवेंद्र नाथ। क्या नाम था? देवेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। व्हाट इज टैगोर्स मदर्स नेम? उनकी माता का क्या नाम था दोस्तों? तो माता का नाम था शारदा देवी। जैसा कि ये क्वेश्चन ये फिर से रिपीटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय टैगोर? यानी किस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है टैगोर साहब के द्वारा की गई? तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा विश्व भारती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विश्व भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मैगजीन वाज एडिटेड बाय टैगोर? यानी कौन सी मैगजीन टैगोर के द्वारा एडिट की गई, कौन सी पत्रिका दोस्तों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बंगा दर्शन। कौन सा दोस्तों? बंगा दर्शन। ये ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में देखते हैं। व्हेन डिड टैगोर डाई? जी हाँ, टैगोर की मृत्यु कब होती है? तो मृत्यु उनकी 7 अगस्त 1941, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच टैगोर गॉट मैरिड? यानी इन व्हिच ईयर समझ लीजिए यहाँ पर कि टैगोर की शादी हुई थी, तो उनका विवाह कब हुआ दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1883 यानी 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ टैगोर्स वाइफ? यानी टैगोर की पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? तो टैगोर की पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। कौन सा क्या नाम था दोस्तों? नहीं, टैगोर की पत्नी का नाम था दोस्तों, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भावतरणी देवी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज सी लेटर नोन बाई? जी हाँ, बाद में उनको किस नाम से जाना गया? यानी उनकी पत्नी के बारे में पूछा, मतलब कहा जा रहा है कि बाद में उनको किस नाम से जाना गया? तो बाद में उनको दोस्तों मृणालिनी देवी के नाम से, या मृणालिनी देवी कह सकते हैं, उस नाम से जाना गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर टैगोर सरेंडर्ड द नाइटहुड? यानी नाइटहुड की उपाधि जो है कब उन्होंने वापस कर दी थी, लौटा दी थी दोस्तों, किस साल दोस्तों? तो यहाँ पर 1919 में, यानी 1919 में। व्हाट हैपेंड इन द ईयर 1919? यानी 1919 साल में क्या चीज़ हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, जलियांवाला बाग
मैसेयर। तो यहाँ पर जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, जलियांवाला बाग में गोली चली थी, उसी के बाद दोस्तों उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी उसको वापस कर दिया था अंग्रेजी सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड टैगोर पब्लिश हिज राइटिंग अंडर हिज रियल नेम, यानी कब टैगोर साहब ने अपनी राइटिंग्स जो उनकी रचनाएं थी उनको अपने वास्तविक नाम में मतलब पब्लिश किया, प्रकाशित किया। तो ये कब किया दोस्तों, तो ये उन्होंने किया था 1877 यानी 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर्स हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, यानी टैगोर के कौन उनके प्रारंभिक बचपन में ही यानी बचपन में ही किसकी मृत्यु हुई थी, टैगोर साहब के फादर की, मदर या पेरेंट्स की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा मदर की यानी माता जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम एंड द वर्ड इज अ, होम और वर्ड जो है आपके कोर्स में है दोस्तों ये रचना, तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है दोस्तों, किस प्रकार की रचना है होम और वर्ड, तो यहाँ पर फिक्शन है दोस्तों, क्या है, फिक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द होम एंड द वर्ड वाज ओरिजिनली रिटन इन, यानी मुख्य रूप से यानी मूल रूप से जो होम एंड द वर्ड ये जो रचना है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका बंगाली यानी सी वाला करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, यानी अंग्रेजी में इसको किसने ट्रांसलेट किया, किसने इसका अनुवाद किया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, सुरेंद्र नाथ टैगोर। किसने दोस्तों, सुरेंद्र नाथ टैगोर साहब ने इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का उपन्यास का जो ओरिजिनल टाइटल है यानी मूल जो टाइटल शीर्षक जो है यानी पाठ का नाम जिसको आप कह सकते हैं वो क्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, घरे वायरे। घरे वायरे जो या घरे वारे जो है यही आपका ओरिजिनल टाइटल है उसका, यानी बंगाली में यही नाम है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज टैगोर्स रिलेशन विथ सुरेंद्र नाथ, सुरेंद्र नाथ के साथ टैगोर साहब का क्या संबंध था, सुरेंद्र नाथ उनके कौन थे, क्या संबंध था, तो अंकल नेफ्यू यानी चाचा भतीजे का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द होम एंड द वर्ड पब्लिश, यानी होम एंड वर्ड जो ये रचना है ये कब प्रकाशित की गई दोस्तों, इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1919 में, यानी यहाँ पर एक समझ लीजिए है 1919 में यानी 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉवेल इज सेट इन व्हिच कंट्री, यानी ये नॉवेल किस कंट्री में सेट किया गया दोस्तों, किस देश में, ओ सॉरी कंट्री ने सेंचुरी यहाँ पर लिखा हुआ है, किस सेंचुरी में इसको सेट किया गया है, शताब्दी में, तो ये 20वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी की घटना के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ईयर द डिवाइडेशन बंगाल अकर्ड, यानी बंगाल का डिवाइडेशन जो है विभाजन जो है किस साल जो है प्रकाश में आता है या होता है, तो 1905 यानी 1905 में बंगाल विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑर्डर टू डिवाइड बंगाल, यानी बंगाल को विभाजित करने का आदेश जो है वो कौन देता है दोस्तों, तो लॉर्ड कर्जन देते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर दिस डिवाइडेशन, यानी इस विभाजन के बाद जो है कौन सा मूवमेंट कौन सा आंदोलन शुरू हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका स्वदेशी आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज बिमला, आप पाठ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिमला कौन है दोस्तों, बिमला कौन है, तो बिमला जो है वो निखिल की पत्नी का नाम रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ट्रीटेड बिमला लाइक अ क्वीन, कौन रानी की तरह बिमला को मानता है दोस्तों, तो यहाँ पर निखिल ही सही होगा, उसी की पत्नी थी, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बिमला सिस्टर इन लॉ नेम, यानी बिमला की भाभी का क्या नाम होता है दोस्तों, तो बिमला की भाभी का नाम होता है बारा रानी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारा रानी वाज, जी हाँ बारा रानी थी, क्या थी दोस्तों बारा रानी, बारा रानी थी विडो थी, अनमैरिड बार्ड या चाइल्ड थी, तो क्या थी दोस्तों, तो विडो थी, विधवा थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटर इन द नॉवेल बिमला फॉल्स इन लव विथ, यानी बाद में नॉवेल के अंत में क्या होता है, बिमला किसके प्रेम में पड़ जाती है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा संदीप के, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ संदीप अट्रैक्टेड बिमला,
संदीप की कौन सी क्वालिटी, कौन सी विशेषता विमला को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ? तो कौन सी क्वालिटी अट्रैक्ट करती है दोस्तों, आकर्षित करती है? तो हिज स्पीच यानी उसकी बोलने का तरीका, उसके भाषण जो हैं, बात संवाद, उसी से आकर्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडिंग ऑफ द नॉवेल इज, नॉवेल की एंडिंग जो है यानी उसका अंत किस तरह का है? ट्रेजिक है दोस्तों, यानी दुखांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ विमला टीचर, विमला की टीचर का क्या नाम होता है दोस्तों? तो विमला के टीचर का नाम होता है दोस्तों मिस गिल्बी। क्या नाम होता है? मिस गिल्बी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, द लव ऑफ निखिल एंड विमला वाज, यानी निखिल और विमला का प्रेम जो था वो किस तरह का था? इल्यूशन था, भ्रम था, डम्ब था यानी मूक था, या रियलिटी यानी वास्तविक प्रेम था? तो सी ही करेक्ट है, रियलिटी यानी वास्तविक प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इनकरेज लोकल इंडस्ट्रीज, यानी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, उद्योग थे, उनको बढ़ावा देना, उनको मतलब आगे बढ़ाना, इनकरेज करना, उत्साहित करना, यही काम इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय नेचर निखिल वाज, यानी प्रकृति से निखिल था, किस तरह से था दोस्तों? यानी कैरेक्टर से, व्यवहार से। तो चैरिटेबल टाइप का था, यानी दानी टाइप का था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल्स लव फॉर हिज मदरलैंड वाज ग्रेटर देन, यानी निखिल का प्रेम जो था वो अपनी मातृभूमि के लिए किस चीज़ से ज़्यादा था? ग्रेटर देन, किससे महान था निखिल का लव प्रेम जो था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बोथ विमला एंड संदीप, यानी डी नंबर करेक्ट है। विमला और संदीप दोनों के प्रेम से जो है निखिल जो है उन मतलब इन दोनों से ज़्यादा वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करता था निखिल। तो ये आपके दोस्तों, जैसा कि बताया था पहले ही वीडियो के शुरू में ही, कि आपके 100 और 110 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाएगी। 110 प्रश्न आपके हो गए दोस्तों, इनको ठीक से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।